तो इफ़ ए पर्सन हैविंग फैटी लीवर एंड बहुत दिनों तक डायग्नोज नहीं करे तो नेक्स्ट स्टेजेस क्या होते हैं फैटी लीवर के? सो फैटी लीवर में होने के बाद में उसमें इंटरमिटेंट इंजरी होते रहता है, जिसको हेपेटाइटिस बोलते हैं, स्टीएटो हेपेटाइटिस बोलते हैं। हर बार बॉडी में कहीं पे भी इंजरी होने के बाद में जब हील होता है बॉडी, उधर एक स्कार बनता है। जैसे आपने गौर किया होगा कि आपके स्किन पे ज़ख़म हो गया कहीं पे, जब वो ज़ख़म भर जाता है वहाँ पे निशान छोड़ के जाता है। सेम थिंग हैपन्स विथ इंटरनल ऑर्गन। फैटी लीवर से आपका लीवर में इंजरी हो रहा है, जब वो हील होता है लीवर तो वो ज़ख़म छोड़ के जाता है, और जो ज़ख़म का निशान छोड़ के जाता है, जो निशानियाँ रहती हैं, उससे वो लीवर हार्ड हो जाता है, हार्ड होके वो श्रिंक हो जाता है। तो ये हार्ड और श्रिंकन लीवर जो है, इसको सिरोसिस बोलते हैं। तो पहले स्टेज में फैटी लीवर के बाद में हेपेटाइटिस के बाद में फाइब्रोसिस या सिरोसिस, ऐसा 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है लीवर इंजरी। तो ये तीनों स्टेजेस जो है हम लिवर स्कैन्स के ज़रिए पता कर सकते हैं। अगर कुछ उसमें कन्फ्यूजन रहा तो उसमें लिवर बायोप्सी का भी यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्ट स्टेज पता करने के लिए। सो ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि लीवर इज़ ए रीजनरेटिव ऑर्गन। सो आजकल बहुत लोगों में फैटी लीवर है, सो दे नेग्लेक्टेड। सो एट व्हाट स्टेज इट कैन बी ट्रीटेड? सो फैटी लीवर रीजनरेटिव ऑर्गन है, ये तो सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका अब्यूज़ करते रहे, क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिट होता है। हाँ, और वो लिमिट क्या है वो आप नहीं जान सकते हैं, नोबडी कैन टेल। और जब तक वो हो गया तब तक अगर उतना देर तक आप उसका वेट करेंगे, लॉट ऑफ टाइम देर हो चुकी होती है। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो जो फैटी लीवर के स्टेज में या फिर अर्ली फाइब्रोसिस, जो आपकी निशानियां ज़्यादा नहीं बने हुए हैं, तो जो लिवर फाइब्रोसिस को भी हम ब्रॉडली F1, 2, 3, 4 स्टेजेस में सब डिवाइड किया जाता है। तो यूजुअली देखा गया है कि लो ग्रेड फाइब्रोसिस और सिंपल फैटी लीवर और सिंपल हेपेटाइटिस के स्टेजेस जो है वो रिवर्सिबल है। अगर आप वेट रिड्यूस करें, अल्कोहल बंद करें, या फिर लीवर इंजरी के जो भी आपके दूसरे रीजंस है उसको भी बंद करें, उससे ये जो फाइब्रोसिस है वो रिवर्स हो सकती है। लेकिन एक बार आप पूरी सिरोसिस के स्टेज में चले जाएंगे तो उसके बाद में लौट पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसमें कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें सिरोसिस से भी इम्प्रूव हुए हैं लोग, लेकिन दैट इज़ वेरी रेयर अकरेंस। सो अर्ली फाइब्रोसिस और सिंपल फैटी लीवर इज़ रिवर्सिबल, सिंपल फैटी लीवर विदाउट सिग्निफिकेंट लिवर डैमेज। सो अभी जो आप बोले थे लिवर फंक्शन टेस्ट बोल के, उससे क्या मालूम होता है डॉक्टर? लिवर फंक्शन टेस्ट में एक 7-8 पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हो गया बिलीरुबिन हो गया, उसमें AST, ALT, ALP, GGT, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ऐसे तरह तरह के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं AST एंड ALT। तो अगर आपका फैटी लीवर है और आपके AST और ALT वैल्यूज़ नॉर्मल से ज़्यादा है तो वो डेंजर साइन है। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। काफ़ी लोग सिर्फ बिलीरुबिन को तवज्जो देते हैं, लेकिन शुरुआती स्टेजेस में बिलीरुबिन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ AST एंड ALT। अगर आपको फैटी लीवर और साथ में AST ALT हाई है तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो फाइब्रोसिस स्कैन बोल रहे थे, सो एट व्हाट स्टेज इट इज़? तो फाइब्रो स्कैन जो है, अगर मान लो आपने को फैटी लीवर डायग्नोज हुआ अल्ट्रासाउंड स्कैन में और आपको CBP और LFT कर लिया, CBP LFT में AST ALT वैल्यूज़ थोड़ा गड़बड़ है और CBP में प्लेटलेट्स भी थोड़ा गड़बड़ है, और आप उसके बेसिस पे एक कंपोजिट स्कोरिंग करते हैं, इधर एपरी स्कोर या FIB-4 स्कोर। अगर वो बॉर्डर लाइन या थोड़ा अलार्मिंग लेवल पे है तो फिर उसको फर्दर टेस्ट करने के लिए फाइब्रोस्कैन इज़ यूज़फुल। तो फाइब्रोस्कैन हर फैटी लीवर के लिए ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे फैटी लीवर के साथ में हाई FIB-4 स्कोर या फिर हाई एपरी स्कोर है, उनको कंफर्म करने के लिए फाइब्रोस्कैन करते हैं। तो क्या फैटी लीवर जो है आगे चल के इट कन्वर्ट्स इनटू सिरोसिस है? यस, जैसे फाइब्रोसिस के ही जो F4 स्टेज है उसी को सिरोसिस बोलते हैं। जो फाइब्रोसिस का अल्टीमेट लास्ट स्टेज होता है उसी को सिरोसिस बोलते हैं। एग्जैक्टली सिरोसिस क्या होता है डॉक्टर, एंड इज इट रिवर्सिबल? सिरोसिस मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला है, जब भी लिवर को इंजरी होता है, लिवर जब रीजनरेट होता है
तो उसका जो स्कार रह जाता है, स्कार मतलब जो निशान छूट जाता है, वो निशान, बहुत सारे निशान एक बार जमा होने से लिवर जो है नॉर्मली एक सॉफ्ट स्पंजी ऑर्गन रहता है, वो हार्ड बन जाता है। हार्ड होने से वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है और रफ हो जाता है। तो ये स्टेज जो है इसको सिरोसिस बोलते हैं। और सिरोसिस मतलब ये फाइब्रोसिस एक काफ़ी हद तक फैल चुका है, इसको F4 फाइब्रोसिस बोलते हैं। और यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस F4 फाइब्रोसिस या सिरोसिस इज़ नॉट रिवर्सिबल। ज़्यादातर जो है जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया डॉक्टर, सो बाई चेंजिंग देयर डाइट प्लान ये रिवर्सिबल कर सकते क्या ये फैटी लीवर जो है? डेफिनेटली सी फैटी लीवर, एंड मैंने बोला फैटी लीवर सिंपल स्टीएटोहेपेटाइटिस या अर्ली फाइब्रोसिस तक के स्टेज, जैसे F3 तक के स्टेजेस में देर इज़ आइदर कंप्लीट रिवर्सल और देर इज़ अ स्टेज इम्प्रूवमेंट पॉसिबिलिटी। और ये पॉसिबल होने का जो एंकर है, ट्रीटमेंट का जो मेन पार्ट है, दैट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में गोल क्या है कि आपका वेट नॉर्मलाइज करना है, आपका बॉडी फैट परसेंटेज नॉर्मलाइज। सो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोटापे जो भी लोग रहते हैं उसमें फैटी लिवर ज़्यादा पाई जाती है, तो ऐसा है कि कोई पर्सन बहुत लीन हो तो उसको भी फैटी लिवर होने के चांसेस कितने हैं डॉक्टर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर वो दुबले पतले दिख रहे हैं तो उनको फैटी लिवर नहीं हो सकता है। ये एक बात सही है कि दुबले पतले लोगों में फैटी लिवर होने का चांस कम है, लेकिन उनमें नहीं होता है ऐसा नहीं है। देर इज़ अ वेरी वेल नोन एंटिटी कॉल्ड एज लीन नैश। लीन नैश मीन्स जो दुबले पतले हैं और लेकिन उनको में भी स्टीएटोहेपेटाइटिस या फैटी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स पाई गई है। तो अभी ये लीन नैश क्या होता है कि इसमें मसला ओबेसिटी की डेफिनेशन से है, क्योंकि हम ओबेसिटी का डेफिनेशन सिर्फ वेट बेसिस पे जाते हैं, वेट बेसिस या BMI बेसिस से, कि आपके हाइट के लिए आपका वेट जो है वो सही है तो आप नॉन ओबीस है। लेकिन ये हमेशा सही पैमाना नहीं होता है। कई बार क्या होता है, सिमिलर वेट के दो पर्सन्स में जो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मसल है, फैट है या बाकी बॉडी ऑर्गन्स के वेट डिफरेंट हो सकते हैं। एक आदमी 50 किलो का है, उसमें मसल का कंट्रीब्यूशन 50% हो सकता है, दूसरी में 50 किलो के आदमी में मसल कंट्रीब्यूशन 20-30% भी हो सकता है, उसमें फैट का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो सकता है। तो एब्सोल्यूट वेट के अलावा रिलेटिव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। समटाइम्स कुछ टाइम पे आपका वज़न भले ही सही हो, लेकिन अगर आपका परसेंटेज बॉडी फैट ज़्यादा है तो आपको फैटी लिवर हो सकता है। तो परसेंटेज बॉडी फैट आपका ज़्यादा है नहीं है, ये देखने का सबसे आसान तरीका है कि आपका वेस्ट सरकमफरेंस चेक करना। वेस्ट सरकमफरेंस मतलब आपका पेट का घेर, आपके बोम्बी के जगह पे आप चेक करना। अगर आपका पेट का घेर बोम्बी के लेवल पे 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है मेल्स में और 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है फीमेल्स में, तो आप विसरल ओबेसिटी के शिकार है, मतलब आपको मोटापा, पेट का मोटापा ज़्यादा है। तो अगर ऐसा है तो आप अल्दो आपका वज़न नॉर्मल हो सकता है, लेकिन आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है और ओबीज है और आपको फैटी लिवर हो सकता है। और एक चीज़ है सर, ये जो फैटी लिवर है मेल्स में ज़्यादा होता है, नहीं तो वुमेन्स में ज़्यादा पाया जाता है? अभी देखिए कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेल्स में अदर हैबिट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे अल्कोहल यूजेस वगैरह, जो फीमेल्स में उतना नहीं है। तो वो शायद थोड़ा सा फैटी लिवर का परसेंटेज मेल्स में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आजकल क्या है डॉक्टर जी, ये हार्ट डिजीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो फॉर डूइंग सम लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, कार्डियो एक्सेट्रा करते। तो ये फैटी लिवर कम करने के लिए कुछ ऐसा एक्सरसाइज है डॉक्टर? बेसिकली देखिए, हार्ट डिसीज़ हुआ या फैटी लिवर हुआ या डायबिटीज़ हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, हाई यूरिक एसिड हुआ या किडनी प्रॉब्लम्स हो गए,
हर किसी का बेसिक डिसीज़ जो है वो ओबिसिटी है। ये ओबिसिटी के ही अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस है। ओबिसिटी से फैटी लिवर होता है, ओबिसिटी से आपको हार्ट डिसीज़ होता है, ओबिसिटी से आपको डायबिटीज़ होता है, ओबिसिटी से आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, ओबिसिटी से आपका बीपी बढ़ता है, ओबिसिटी से आपके किडनी फेल्स हो जाते हैं। तो बेसिक डिसीज़ इज़ नॉट फैटी लिवर, बेसिक डिसीज़ इज़ ओबिसिटी। और ओबिसिटी का ट्रीटमेंट अगेन व्हाट आई विल कम बैक टू द सेम थिंग कि उसका वेट कंट्रोल के लिए आपको डाइट एंड एक्सरसाइज इज़ द बैकबोन। डाइट एंड एक्सरसाइज करने के बाद में आपको आपका वेट कंट्रोल हुआ तो आपका फैटी लिवर भी काफ़ी हद तक रिवर्स हो सकता है। नॉट ओनली आपका हार्ट डिसीज़ या डायबिटीज़, फैटी लिवर में भी इम्प्रूवमेंट होने का बहुत चांस रहता है। फैटी लिवर के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन जो आप जनरल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो एक्सरसाइज रिकमेंडेड है जैसे हार्ट डिसीज़ के लिए वगैरह, जनरल गोल क्या है एक्सरसाइज का कि एटलीस्ट हफ्ते में 5 से 6 दिन एक्सरसाइज डेली करना है। और एक्सरसाइज डेली एक 45 मिनट से 60 मिनट एक्सरसाइज करना है। और एक्सरसाइज कैसा होना चाहिए? हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होना चाहिए। हाई इंटेंसिटी का से क्या मतलब है कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं आपका सांस फूलना चाहिए। जाके टहल के घूम के आने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। अगर आप वेट रिड्यूस करने के लिए, आपके मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए अगर एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, इट शुड बी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। शुरुआत में डे 1 से हाई इंटेंसिटी करना मुश्किल हो सकता है, तो शुरू में धीरे धीरे आप टाइम इंटरवल बढ़ा सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज़ द की। एक बार आदत बनने के लिए आपको महीना भर स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन महीना भर होने के बाद अपने आप आपको वो रूटीन में आ जाने के बाद वो इफ़र्टलेसली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। फिटनेस लेवल में एक बार आप रिजल्ट्स देखना शुरू हो जाते हैं तो आपको ही उसमें कॉन्फिडेंस आता है और उसमें आप एंजॉय करते हैं एक्सरसाइज को भी। एक्सरसाइज के अलावा दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है ट्रीटमेंट का डाइट। डाइट में क्या है कि आपको किसी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट से ज़्यादा ओवरऑल एनर्जी इनटेक बॉडी में, ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी। फैट क्या है? जो भी आप खा रहे, कार्बोहाइड्रेट खा रहे, प्रोटीन खा रहे या आप सिंपल शुगर फैट खा रहे, तो जो भी एक्सेस बॉडी में है, जो ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी है, उसका स्टोरेज फॉर्म फैट है बॉडी में। तो आप वो एनर्जी कोई भी फॉर्म में आए बॉडी में, उसको बॉडी में स्टोर करने का ज़रिया फैट रहता है। तो आपको ओवरऑल बॉडी का एनर्जी स्टोर्स घटाना है। एनर्जी स्टोर्स कैसे घटाएंगे? आप एक तो इनटेक कम करेंगे और आउटपुट बढ़ाएंगे। आउटपुट आप एक्सरसाइज से बढ़ाओगे और इनटेक आप डाइट कट डाउन से करोगे। तो डाइट में चेंजेस ऐसे करना है जिसमें आपने पहला तो जंक फूड को अवॉइड करना है, जो शुगरी थिंग्स, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब जिससे आपका शुगर स्पाइक हो जाता है, जो मीठी चीज़ें होती है, जो ज़्यादा आटे वाली सिंपल मैदे वाली चीज़ें जो हो जाती है, ओवरली प्रोसेस्ड फूड जो घर पे आप सिंपली नहीं बना सकते, तो ये सब चीज़ें जो हाईली प्रोसेस्ड फूड्स रहते हैं उसको अवॉइड करना है। उसमें एम्प्टी कैलोरीज होती है। आपको कैसे पता चलेगा किस में कितना कैलोरी? ये आपको एक खुद को उसका थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा। हर चीज़ में कितना कैलोरीज है जानना पड़ेगा। आजकल मोबाइल बेस्ड ऐप्स है जिसमें आप फ़ोटो लेके आपके खाने में कितना कैलोरीज है वो भी आप जान सकते हैं। तो सिमिलरली जो भी फूड पैकेजिंग आता है उस पर लेबल्स पढ़ना समझना शुरू करें, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसमें एडेड शुगर्स है या नहीं है, ये सब जब देखना शुरू करोगे तो जिसमें भी एडेड शुगर्स ज़्यादा है वो आप बंद करना है, और जो भी हाईली प्रोसेस्ड फूड है वो बंद करना है। ओवरऑल फूड इनटेक कम करना है। आप पोर्शन साइज़ पे ध्यान रखिए। खाना मज़े के लिए नहीं खाना है, खाना भूख के लिए खाना है। जब आपको लगता है कि पेट अभी भर रहा है तब खाना बंद कर देना चाहिए। सिर्फ रूटीन, हाँ अभी ये टाइम हो गया करके खाइए नहीं। आपको वाकई में भूख है तो ही खाइए। और खाने के टाइम फिक्स रखिए, इन बिटवीन मत खाइए। कोई आपके पास लेके आया स्वीट्स वगैरह, आप बस उठा के खा लिया, ऐसा नहीं रहना चाहिए। कुछ दिख गया खा लिया, ऐसा नहीं रहना चाहिए। इन बिटवीन पीरियड जो रहता है वो टाइम पे बॉडी डाइजेस्ट करती है चीज़ों को। अगर आप बॉडी को पूरी तरह चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए एडिक्वेट टाइम नहीं दोगे
और बार बार स्टिमुलेट करते रहोगे तो वो आपके शुगर स्पाइक्स कभी कम नहीं होंगे। तो इसलिए खाने का जो इंटरवल्स है वो भी इम्पॉर्टेंट है, खाने का अमाउंट इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी आपको। तो डॉक्टर साहब आप जैसे बोले थे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है ये डाइट है, या सो यू हैव टोल्ड अस व्हाट आर द थिंग्स टू अवॉइड। या सो कौन से फूड वी नीड टू टेक? तो कौन से फूड इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्रोटीन इनटेक अक्सर बोला जाता है कि हाई प्रोटीन डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोटीन से क्या रहता है, सबसे इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है कि उसमें आपको जो फुलनेस है, सटाइटी जिसको बोलते हैं, कि आप प्रोटीन वाला फूड खाने के बाद में आपको पेट भरा हुआ ज़्यादा लंबे समय तक लगता है। शुगर्स के साथ क्या होता है, जो शुगरी स्वीट और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड रहता है उसको आप पेट जल्दी खाली हो जाता है और आपको तुरंत भूख लगती है। लेकिन जिस चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा रहता है, जैसे मान लो मीट हो गया या फिर आपके दालें हो गई या स्प्राउट्स हो गए, ये सब, या मिल्क हो गया, पनीर हो गया, चना हो गया, जो प्रोटीन जो से रिच फूड्स रहते हैं वो फूड्स आप खाने के बाद में आप लंबे समय तक फुल महसूस करते हो और इन बिटवीन में आपको मंचिंग का या स्नैकिंग का अर्ज जो होता है वो कम होता है। और प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है इन कॉन्ट्रास्ट टू फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो हायर प्रोटीन डाइट्स, और ख़ासकर ऐसा देखा गया है कि इंडियन डाइट्स जो है, ट्रेडिशनल इंडियन डाइट्स आर कार्बोहाइड्रेट हेवी, वी डोंट ईट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। कॉन्शियस शिफ्ट टुवर्ड्स हाई प्रोटीन डाइट, थंब रूल है कि 1 to 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपने प्रोटीन लेना है। तो अंदाजे से उतना प्रोटीन आपके डाइट में नाप के खाने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छा रहता है बॉडी के लिए। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइबर। फाइबर का मतलब रेशा, जो हज़म नहीं होता है, लेकिन बिकॉज वो हज़म नहीं होता है वो पेट में बंधा रहता है और क्लम्प बनाता है, उससे आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहता है। साथ में वो आपके इंटेस्टाइन का बैरियर जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, आपके इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाता है। तो नंबर 1 कंपोनेंट इज़ प्रोटीन, नंबर 2 कंपोनेंट इज़ फाइबर। ये दो मैक्रो कंपोनेंट्स को आप अगर थोड़ा इम्पोर्टेंस दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है उसको कम करना है। सर अभी जो ओलियो हॉस्पिटल में है, लाइक इसमें कौन से ये फैटी लीवर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में कौन से फैसिलिटीज़ है डॉक्टर? ऑलिव हॉस्पिटल में फैटी लीवर के बेसिक टेस्ट और जो ट्रीटमेंट है वो उसके सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और इसका पूरी तरीके से जो लेटेस्ट केयर है वो मिल सकता है। सो ये फैटी लीवर से बचने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं? फैटी लीवर से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप फिज़िकली एक्टिव रहना है। दूसरा, माइंडफुल ईटिंग करना है। मतलब एक तो आप जब भूखे हैं तभी खाना खाना है, आप क्या खा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देना है। जंक फूड, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना है। तीसरा, आपको अल्कोहल completely अवॉइड करना चाहिए इफ़ यू कैन, एंड आई मीन नो अल्कोहल इज़ गुड अल्कोहल। एंड आपका अगर डायबिटीज़ वगैरह जैसे बीमारियां हैं, जो कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज़ है, तो उसको अच्छी तरह कंट्रोल करना है। अगर ये आप फॉलो करेंगे तो आपके फैटी लीवर 100% इम्प्रूव होगा। तो जैसा आप बोल रहे थे डाइट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिक्रीज इन द फैटी लीवर। सो इसके फैटी लीवर को कम करने के लिए कोई दवाइयाँ है क्या डॉक्टर? फैटी लीवर के लिए तो आजकल न्यू मेडिकेशंस मार्केट में लॉन्च हुए हैं, लेकिन बैकबोन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, बिकॉज medications only are indicated when lifestyle interventions fail, okay, and or for patients who have severe disease. So majority of our patients, they don't have severe disease. For them these medications are not needed basically. तो अभी जैसे सेमाग्लूटाइड करके, जिसको आप ओजेम्पिक के नाम से या वीगोवी के नाम से देख रहे हैं, कि जो पूरे दुनिया में धमाका कर दिया कि वेट लॉस वगैरह हो रहा है, तो वेट लॉस हो रहा है तो उससे फैटी लिवर भी इम्प्रूव हो रहा है।
तो सपोज समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विथ वेट लॉस, उन्होंने पूरा डाइट और एक्सरसाइज सीरियसली ट्राई करके देख लिया है, फिर भी अगर वेट कम नहीं हो रहा है या फिर वो एक लेवल पे आके रुक गया है या फिर उनको बॉर्डरलाइन या सीवियर लिवर डिसीज़ है, ऐसे पेशेंट्स में वी कैन थिंक अबाउट यूजिंग सच मेडिकेशंस. Apart from semaglutide, there are other few medications which we can consider giving in these patients. So Dr. Ji, thanks for giving lot of valuable information for our viewers. To end the topic, like do you want to give any message to our viewers, doctor? So message will be the same again. Eat healthy, stay healthy, and take care of yourself. Yeah. Thank you, doctor.